हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं सॉल्व एग्जांपल नंबर 6 ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। राइट, कल ऑलरेडी हमने सॉल्व एग्जांपल 5 टैली किया, कंप्लीट हुआ। आज हम सॉल्व एग्जांपल 6 सॉल्व करने वाले हैं। होप आपने उसे पढ़ के उसका फॉर्मेट रेडी किया होगा। तो लेट्स चेक आपने जो फॉर्मेट बनाया वो सही है नहीं। तो क्या कह रहे हैं, अजय, संजय एंड विजय वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। क्या कह रहे हैं, अजय, संजय, विजय आर पार्टनर्स बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो उनका कैपिटल कितना है, 60,000, 40,000, 20,000? यस और नो? कैपिटल उनके बैलेंस शीट में देखो उन्होंने दिया, अजय का कैपिटल 60,000, संजय का कैपिटल 40,000, विजय का कैपिटल 20,000। तो वही मैंने ऊपर रफ वर्किंग के लिए लिखा कि कैपिटल इज 60,000, 40,000, 20,000। तो इसका आप रेशियो कैलकुलेट करोगे। रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑलरेडी हमने बेसिक डिस्कशन फाइनल अकाउंट्स के वक्त ही किया था। तो मैं कॉमन जीरो कट करूंगा और फिर तीनों वैल्यूज 2 से डिविजिबल है। तो 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1। सो कैपिटल का रेशियो इज नथिंग बट 3:2:1। नथिंग बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन अजय, संजय एंड विजय इज 3:2:1। कैपिटल का रेशियो 60, 40, 20 is nothing but 3:2:1. So the profit sharing ratio between Ajay, Sanjay and Vijay is 3:2:1. इज इट क्लियर? तो हमें कैपिटल रेशियो मिल गया, यानी कि ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया। तो सब लोग अपने अपने टेक्स्ट बुक में पेंसिल से वहां पर मार्क करके रख सकते हो 3:2:1। तो आपको बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पेंसिल से मार्क करो कैपिटल रेशियो यानी कि ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। राइट, अब उन्होंने आपको बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट लायबिलिटीज में तीनों का कैपिटल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, रिजर्व फंड है। राइट, फिर एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है, मोटर लॉरी है, डेटर्स लेस आरडीडी है, फर्नीचर है एंड बैंक बैलेंस है। तो सारे रेगुलर आइटम है, नथिंग टू वरी। हुआ क्या, तो नीचे कह रहे हैं विजय डाइड ऑन 1 अगस्त 2019 एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर मेड। तो विजय की डेथ हुई कब, 1 अगस्त 2019। तो उसके डेथ पर ये 5 एडजस्टमेंट्स हमें सॉल्व करनी है। पहला, एसेट्स टू बी रीवैल्यूड एज लैंड एंड बिल्डिंग 88,000, मोटर लॉरी 36,000, फर्नीचर 34,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करना है 88। देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग है 80, उसे हमें 88 पे लेके आना है, मतलब 8,000 से अप्रिशिएट करना है। मोटर लॉरी को 36 पर लेके आना है, देखोगे तो बैलेंस शीट में मोटर लॉरी इज 40,000, 36 करना है मतलब 4,000 से डिप्रिशिएट करना है। फर्नीचर को रीवैल्यू करना है 34,000, तो फर्नीचर हमारे पास है 36,000 का, उसे 34 पे लेके आओ मतलब 2,000 से डिप्रिशिएट करना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है, मोटर लॉरी एंड फर्नीचर को डिप्रिशिएट करना है। सिंपल रेगुलर एडजस्टमेंट है, एडमिशन से करते आ रहे हैं। दूसरा, ऑल डेटर वेर गुड। कल वाले सब में सॉल्व किया था, ऑल डेटर वेर गुड मतलब जो आरडीडी दिख रही है बैलेंस शीट में उसकी जरूरत नहीं है। राइट, तो आरडीडी को कैंसिल करना है। तीसरा, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years प्रॉफिट। तो आखिरी 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उसका 2 गुना इज योर गुडविल। तो फर्म का गुडविल, राइट, बड़ा बेस फर्म का गुडविल कैलकुलेट करोगे तो पूरा का पूरा थोड़ी हम विजय को देंगे, उसमें से हमें विजय का गुडविल अलग करके विजय को देना पड़ेगा। तो उन्होंने फर्म के गुडविल का कैलकुलेशन बोला है, बट जब हम वर्किंग नोट करेंगे तो हम फर्म का गुडविल तो कैलकुलेट करेंगे लेकिन उसमें से विजय का हिस्सा अलग करेंगे। राइट, तो दैट इज तीसरी, गुडविल ऑफ द फर्म। चौथी एडजस्टमेंट में वो कह रहे हैं विजय's शेयर ऑफ प्रॉफिट, विजय's शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो वो कह रहे पिछले 3 साल, आखिरी 3 साल के बेसिस पर, यानी कि बेस प्रॉफिट ले लो, उसका एवरेज बेस प्रॉफिट ले लो एंड विजय का प्रॉफिट का हिस्सा अप टू हिज डेथ उसे दे दो। राइट, तो वो भी हम करते हैं, तो उसके लिए भी हम वर्किंग नोट बनाएंगे। एंड आखिरी उन्होंने दिया कि प्रॉफिट्स फॉर 4 years, आखिरी 4 साल के प्रॉफिट, पहले साल 12,000, दूसरे साल 24, तीसरे साल 14 एंड चौथे साल 22,000 का प्रॉफिट है। तो आपके पास 4 साल का प्रॉफिट उन्होंने दिया इन 5th एडजस्टमेंट। 5वें एडजस्टमेंट में उन्हें 4 साल के लिए प्रॉफिट बताया। तो बस यही 5 एडजस्टमेंट है। एक्चुअली 5वीं इज नॉट एडजस्टमेंट, इट इज इंफॉर्मेशन। करना क्या है हमें, तो वो कह रहे हैं प्रिपेयर विजय's कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर। मतलब हमें सिर्फ विजय का कैपिटल अकाउंट बनाना है। इससे पहले वाले सम में या उसके पहले वाले सम में हमने सिर्फ क्या किया था, सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया था। बट सिर्फ कैपिटल अकाउंट से नहीं चलेगा, हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, विजय कैपिटल के साथ साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ड्रॉ करूंगा। राइट, आगे वो कह रहे हैं गिव वर्किंग्स ऑफ विजय's शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट अप टू द डेथ। तो वो पूछे ना पूछे हमें वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है कि गुडविल कैलकुलेट करना है एंड उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। चलो, तो
तो फटाफट इसका फॉर्मेट देखते हैं क्या है। तो मैं फर्स्ट पेज पर आ रहा हूं। फर्स्ट पेज पे मैं लिख रहा हूं इन द बुक्स ऑफ अजय संजय विजय। सिर्फ विजय कैपिटल अकाउंट ने पूछा तो माय आंसर एज विजय कैपिटल पहले दिखेगा। कल उन्होंने विजय जो डिसीज पार्टनर है उसका कैपिटल के साथ साथ P&L एडजस्टमेंट भी पूछा था, तो कल के सब में मैंने P&L एडजस्टमेंट ऊपर बनाया था एंड डिसीज पार्टनर का कैपिटल नीचे बनाया था, क्योंकि क्वेश्चन की मांग वैसे थी, क्वेश्चन में वैसा पूछा था। आज वो बोल रहे कि सिर्फ विजय कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो मैं सिर्फ विजय कैपिटल एज ए आंसर दिखा रहा हूं एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारे लिए मैं वर्किंग नोट बना रहा हूं ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस मिले रिवैल्यूएशन का। यस और नो, वो ओरली भी कर सकते हैं बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू हैव अ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो वर्किंग नोट में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूँ, राइट। एंड फिर अगले पेज पर हम जब जरूरत पड़ेगी तब वर्किंग नोट ड्रॉ करेंगे। इज इट क्लियर? तो हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन लेजर्स को कंप्लीट करते हैं। तो वी नीड टू फॉलो वही 4 स्टेप्स हमारी रेगुलर। स्टेप 1 क्या करेंगे, हम पार्टनर्स कैपिटल उठाएंगे, बट अभी मैं पार्टनर्स कैपिटल उठाते वक्त सिर्फ विजय का उठाऊंगा क्योंकि मेरे पास विजय कैपिटल अकाउंट है। तो विजय कैपिटल उठा के विजय कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। स्टेप 1 कंप्लीटेड। स्टेप 2, डू वी हैव जनरल रिजर्व फंड P&L अकाउंट? तो यस वी हैव रिजर्व फंड 36,000। अब ये पूरा का पूरा 36 विजय को मिलेगा क्या? आंसर इज नो। उस 36,000 को मुझे PSR 3:2:1 में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो तीनों पार्टनर्स में आप रफली कैलकुलेट करके निकालो कितना आ रहा है, उसमें से विजय को कितना मिलेगा वो मैं विजय को दे रहा हूं। तो 36,000 में से विजय को केवल मिल रहा है 6,000। अगर 36,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आंसर आएगा आपका 18,000, 12,000, 6,000। तो 6,000 इज विजय का हिस्सा, तो मैं विजय को दे रहा हूं 6,000। 18,000 एंड 12,000 वो अजय और संजय का है, उसका कैपिटल हमारे पास नहीं है तो उसका एंट्री करने की जरूरत नहीं है, मैं बस बाय रिजर्व फंड लिख रहा हूं एज 6,000। इज इट क्लियर? तो मैंने 36,000 को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया बिटवीन अजय संजय एंड विजय। अजय संजय मेरे पास नहीं है तो उनका मैंने इग्नोर किया एंड मैंने विजय का अमाउंट रिजर्व फंड का विजय कैपिटल के क्रेडिट में लिख लिया, राइट। दिस इज माय स्टेप नंबर 2। स्टेप 3 कहता है अगर आपने कैश या बैंक अकाउंट बनाया है तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना है। तो हैव वी प्रिपेयर्ड कैश या फिर बैंक अकाउंट? आंसर इज नो। हमने ना कैश अकाउंट बनाया ना बैंक अकाउंट बनाया, तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने का कोई सवाल ही नहीं आता है, तो इस स्टेप को इग्नोर करो। चलो चौथी स्टेप पर। चौथा स्टेप क्या कहता है? सॉल्व द एडजस्टमेंट। तो एक एक करके एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हैं? एसेट्स टू बी रीवैल्यूड अंडर लैंड एंड बिल्डिंग 88,000, मोटर लॉरी 36,000 एंड फर्नीचर 34,000। तो हमें लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर लॉरी एंड फर्नीचर को रीवैल्यू करना है, तो सबको एक साथ नहीं कर सकते, एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं रीवैल्यू कर रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग 88,000, राइट। तो मेरे पास ओरिजिनल लैंड एंड बिल्डिंग कितना है दैट आई हैव टू क्रॉस चेक। तो पुराने बैलेंस शीट में देखो मेरे पास ओरिजिनल लैंड एंड बिल्डिंग इज 80,000। तो उस 80,000 के लैंड एंड बिल्डिंग को मुझे लेके जाना है 88,000, नथिंग बट मैं एम एप्रिसिएटिंग माई लैंड एंड बिल्डिंग बाय 8,000। 80,000 की लैंड एंड बिल्डिंग पुरानी थी, मैं उसे लेके जा रहा हूं 88,000 पर, तो डिफरेंस इज 8,000। तो मुझे लैंड एंड बिल्डिंग को 8,000 से अप्रिसिएट करना है। अब मैं बाकी सब भूल गया, अब मैं सिर्फ बना रहा हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो मुझे बस सोचना है कि लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करने पर फायदा होगा या नुकसान होगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू करने पर क्या हो रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट हो रही है, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग मेरी बढ़ रही है। लैंड एंड बिल्डिंग इज एसेट, एसेट बढ़ने पर मुझे फायदा है, तो उस फायदे को मैं लिखूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 8,000। इज इट क्लियर? तो जो फायदा हुआ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट करने पर मैंने उठाया एंड रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा 8,000। तो एडजस्टमेंट 1 के हिसाब से लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू कर लिया। उसी में उन्होंने अगला क्या कहा है? मोटर लॉरी को 36,000 करो। तो अगेन चेक करो, ओरिजिनल बैलेंस शीट में मोटर लॉरी है 40,000 की, तो 40,000 की मोटर लॉरी को मुझे 36 पे लेके आना है, नथिंग बट मुझे मोटर लॉरी को डेप्रिसिएट करना है बाय 4,000। पुरानी मोटर लॉरी 40,000 की थी, नई मोटर लॉरी 36,000 की है, तो नथिंग बट आई एम ब्रिंगिंग डाउन द वैल्यू ऑफ मोटर लॉरी, नथिंग बट आई एम डेप्रिसिएटिंग द मोटर लॉरी बाय 4,000। यस और नो? तो लॉरी इज माई एसेट, मोटर लॉरी इज माई एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो मेरे लिए है नुकसान, तो उस नुकसान को मैं चिपकाऊंगा ऑन रिवैल्यूएशन के डेबिट में टू मोटर लॉरी 4,000। 4,000 का नुकसान है, नुकसान विल गो टू रिवैल्यूएशन डेबिट टू मोटर लॉरी 4,000। इज इट क्लियर? राइट। तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर लॉरी माई लॉस, मैंने लिखा रिवैल्यूएशन के डेबिट में 4,000। फिर उसी एडजस्टमेंट में आगे कह रहे फर्नीचर को रिवैल्यू करो 34,000। फर्नीचर को कितना रिवैल्यू करो? 34,000। तो फिर से चेक करो, मेरे पास ओरिजिनल फर्नीचर है कितना?
36,000 है, ओरिजिनल फर्नीचर इज ऑफ 36,000। तो 36,000 ओरिजिनल था, एज पर एडजस्टमेंट मुझे उसे रीवैल्यू करना है टू 34,000, मतलब आई नीड टू रिड्यूस माय फर्नीचर, नथिंग बट आई एम डेप्रिसिएटिंग माय फर्नीचर बाय 2,000। कैसे 2,000? ओल्ड फर्नीचर 36 माइनस न्यू फर्नीचर 34, सो 2,000 का फर्नीचर मैं डेप्रिसिएट कर रहा हूं। फर्नीचर एसेट है, एसेट डिक्रीज हो रही है, इज माय लॉस, तो वो 2,000 को उठा के मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख रहा हूं टू फर्नीचर 2,000। फर्नीचर बीइंग माय लॉस मैंने रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख लिया टू फर्नीचर 2,000। इज इट क्लियर? तो एज पर एडजस्टमेंट 1 हमने मोटर लॉरी को रिवैल्यू किया, फर्नीचर को रिवैल्यू किया, लैंड एंड बिल्डिंग को रिवैल्यू किया, तो उसमें जो प्रॉफिट नुकसान था वो रिवैल्यूएशन मैंने लिखा। मैं बस प्रॉफिट नुकसान की एंट्री कर रहा हूँ, बाकी मैं इग्नोर कर रहा हूँ कि बैलेंस शीट में क्या होगा, कैश अकाउंट में क्या होगा, नथिंग टू वरी, राइट, क्योंकि वो हम बना ही नहीं रहे, तो उसमें क्या होगा उसका हमें सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहाँ पर मेरा एडजस्टमेंट 1 कंप्लीट हुआ। चलते हैं एडजस्टमेंट 2, ऑल डेटर वेर गुड। ऑल डेटर वेर गुड मतलब जितने भी डेटर से वो अच्छे हैं, मतलब जो बैलेंस शीट में मुझे 4,000 आरडीडी दिख रही है, कैंसिल इट आउट। आरडीडी को क्या करो? कैंसिल करो। आरडीडी नॉट रिक्वायर्ड, आरडीडी को कैंसिल करो। तो आरडीडी को कैंसिल करना है मतलब मेरे लिए फायदा है। आरडीडी मतलब इट इज अ प्रोविजन फॉर लॉस, कि इतना लॉस हो सकता है उसके लिए मैंने तरतूद की है। अब कह रहे कि डेटर सारे अच्छे मतलब लॉस नहीं होगा, लॉस नहीं होगा मतलब फायदा है। तो मैं जो 4,000 आरडीडी को कैंसिल करना है उसको उठा के रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखूंगा बाय आरडीडी 4,000। इज इट क्लियर? सो आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड का मतलब है आरडीडी को कैंसिल करो। तो जो बैलेंस शीट में आरडीडी थी वो मैं कैंसिल कर रहा हूं। अगर आरडीडी कैंसिल हो रही है तो इट इज माय प्रॉफिट, वो मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिख रहा हूं बाय आरडीडी 4,000। तो सेकंड एडजस्टमेंट सिंपल थी, ऐसा हमने कल वाले क्वेश्चन में भी किया था, आज फिर से रिपीट हो गया, राइट। चलते हैं थर्ड एडजस्टमेंट। क्या कह रहे हैं? गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो वो कह रहे हैं आपको गुडविल कैलकुलेट करना है। कैसे? पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 times। बट पिछले 4 साल का प्रॉफिट है कहा? तो वो आपको उन्होंने लास्ट एडजस्टमेंट नंबर 5 में दिया है, प्रॉफिट फॉर 4 years, वेयर फर्स्ट ईयर 12,000, सेकंड ईयर 24,000, थर्ड ईयर 14,000 एंड फोर्थ ईयर 22,000। तो वी हैव 4 years का प्रॉफिट गिवन इन द एडजस्टमेंट 5, राइट। तो और एडजस्टमेंट 3 में कह रहे हैं कि गुडविल कैलकुलेट करो। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मैं आ रहा हूं नए पेज पर, लिख रहा हूं वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, राइट। तो मुझे वर्किंग नोट करनी है जिसमें मुझे गुडविल का कैलकुलेशन दिखाना है, राइट। तो गुडविल का कैलकुलेशन इस प्रकार होगा, पहले मैं लिखूंगा गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 times। एवरेज प्रॉफिट ऑफ व्हाट? 4 years। तो मैं लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years मल्टीप्लाइड बाय 2 times। ये कहां से आया? एडजस्टमेंट 3 से आया कि वो कह रहे हैं गुडविल इज वैल्यूड एट 2 times, तो मैंने लिखा 2 times। किसका 2 times? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years इंटू 2 times इज माय गुडविल। अब मैं क्या करूंगा आगे? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा। कितने साल का एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है? पिछले 4 साल का। तो जो 5वीं एडजस्टमेंट में 4 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं उनको उठा के मैं ऐड करूंगा 12,000 प्लस 24,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000 होल डिवाइडेड बाय 4, राइट। अब इन चारों को ऐड करो, एडिशन से आपको मिलेगा 72,000, नीचे का 4 वैसे ही, तो एवरेज प्रॉफिट इज 72,000 बाय 4। अब डिवीजन करो, 72,000 डिवाइडेड बाय 4, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल रहा है 18,000। व्हाट इज द एवरेज प्रॉफिट? 18,000, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 years इज 18,000। हाउ मच इज गुडविल? तो उसका 2 times। तो मैं नीचे लिख रहा हूं गुडविल इज 18,000 का 2 times, दैट इज 18,000 इंटू 2, तो मेरे गुडविल मिल रहा है 36,000। यस और नो? सो गुडविल इज 36,000। पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट इज 18,000, उसका दुगना इज 36,000। सो गुडविल इज 36,000 रुपीज। इज इट क्लियर? राइट। तो मुझे गुडविल मिला 36,000। अब इस 36,000 को पूरा का पूरा मैं विजय को दूंगा क्या? नहीं, आंसर इज नो। इस 36,000 में से मुझे विजय का गुडविल अलग करना है, तो मैं नीचे लिख रहा हूं विजय इज अ शेयर ऑफ गुडविल, राइट। विजय का शेयर ऑफ गुडविल मुझे अलग चाहिए, तो मेरा गुडविल है 36,000, तो मैं 36,000 लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय मुझे करना पड़ेगा विजय का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखो हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 3:2:1, तो नथिंग बट 3/6, 2/6 एंड 1/6। तो उसमें से विजय इज द तीसरा पार्टनर, तो विजय का हिस्सा इज 1/6, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मल्टीप्लाइड बाय 1/6। तो 36,000 का 1/6 तो विजय को मिलेगा। 36,000 इज द गुडविल ऑफ द फर्म। तीनों पार्टनर्स का मिला के, पूरे बिजनेस का मिला के, सबका मिला के गुडविल 36,000 है। यस और नो? उस 36,000 में से विजय का हिस्सा इज 1/6, तो मैं 36,000 का 1/6 कैलकुलेट कर रहा हूं, दैट इज 6,000। तो विजय इज शेयर ऑफ गुडविल इज 6,000। यही आंसर मैं फिर से यहां पर कॉपी कर रहा हूं, लिख रहा हूं विजय इज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 6,000। तो विजय को गुडविल में से 6,000 रुपए का हिस्सा मिलेगा। इज इट क्लियर? अब ये मुझे विजय को देना पड़ेगा, तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट पेज पर, मैं आ रहा हूं विजय कैपिटल के क्रेडिट में, मैं लिख रहा हूं बाय गुडविल,
कॉलम में या जो अमाउंट कॉलम है उसमें लिखो 6000, राइट। तो विजय शेयर ऑफ गुडविल अभी हमने वर्किंग नोट से कैलकुलेट किया, वो मैंने उठाया एंड विजय को दे दिया, खत्म, राइट। तो एडजस्टमेंट 3 कंप्लीटेड। चलते हैं एडजस्टमेंट 4, विजय's शेयर ऑफ प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो इसके लिए भी हमें वर्किंग नोट करनी पड़ेगी कि डिसीज पार्टनर है, गुजर गया, बट वो कुछ महीने बिजनेस में काम करके गया, तो जितने महीने वो बिजनेस में था उतने महीने का हमें उसे प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा, राइट। बट उस वर्किंग नोट में वी नीड टू फाइंड पीरियड एंड बेस प्रॉफिट। तो एज पर एडजस्टमेंट 4 वो कह रहे हैं कि आपको पिछले 3 साल का प्रॉफिट बेस लेना है। आपको क्या बेस लेना है, पिछले 3 साल का प्रॉफिट बेस लेना है। तो पिछले 3 साल का प्रॉफिट मतलब कौन सा, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। सेकंड ईयर का प्रॉफिट 24,000, थर्ड ईयर का 14,000 एंड फोर्थ ईयर का 22,000। सो लास्ट 3 इयर्स, पहला ईयर में छोड़ रहा हूं, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स को मैं बेस लूंगा जब हम वर्किंग नोट करेंगे तब, राइट। तो एडजस्टमेंट 4 में वो कह रहे हैं कि आपको विजय का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। सो व्हाट इज माय लास्ट 3 इयर्स प्रॉफिट। एडजस्टमेंट 5 में देखो आखिरी 3 साल यानी कि चौथा, तीसरा एंड दूसरा, तो ये 3 साल का प्रॉफिट इज माय बेस प्रॉफिट। इन्हें बेस लेके अब हम क्या करते हैं, सेकंड पेज पर आते हैं एंड बनाते हैं वर्किंग नोट कॉल्ड एज कैलकुलेशन ऑफ विजय's शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो विजय शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, राइट। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे चाहिए पीरियड। तो पीरियड के लिए मैं लिख रहा हूं कि जब नया साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2019 से लेके विजय की डेथ कब हो रही है, 1 अगस्त 2019। क्वेश्चन में देखो विजय डाइड ऑन 1 अगस्त 2019, तो अप्रैल 1 से लेके अगस्त 1 तक इज माय मंथ्स। तो अगर आप काउंट करोगे अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई, अगस्त काउंट नहीं करना है, 1 अगस्त को चला गया मतलब अगस्त महीना वो नहीं था। तो अप्रैल पूरा था, मई पूरा था, जून पूरा था, जुलाई पूरा था, तो माय नंबर ऑफ मंथ्स इज 4 मंथ्स। मतलब जो पीरियड है या जितने महीने का प्रॉफिट हमें विजय को देना है वो है 4 मंथ्स। तो हमें 4 महीने का प्रॉफिट विजय को कैलकुलेट करके देना है। तो माय पीरियड इज 4 मंथ्स, बट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए व्हाट आई नीड प्रॉफिट बेस या बेस प्रॉफिट। तो बेस प्रॉफिट उन्होंने आपको एडजस्टमेंट 4 में बताया कि द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो मैं लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स। तो मुझे लास्ट 3 साल का एवरेज निकालना पड़ेगा एंड दैट विल बिकम माय बेस प्रॉफिट, राइट। तो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट आपको एडजस्टमेंट 5 में दिया है, वो मैं उठा के यहां पर लिख रहा हूं एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स इज इक्वल टू 24,000 प्लस 14,000 प्लस 22,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 साल का एवरेज है तो डिवाइडेड बाय 3। 3 साल के प्रॉफिट को ऐड कर रहा हूं तो डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप 3 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करोगे तो आपको मिल रहा है 60,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज प्रॉफिट इज 20,000। इज इट क्लियर। तो माय बेस प्रॉफिट इज 20,000। मेरा बेस प्रॉफिट कितना है, 20,000 रुपीज है। इज इट क्लियर। तो 20,000 को बेस लेके अब उसमें से मुझे 4 महीने का प्रॉफिट चाहिए, यस और नो। 4 महीने, विजय 4 महीने बिजनेस में था, तो मैं अगला कैलकुलेशन कर रहा हूं 4 मंथ्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4। मुझे 4 महीने के प्रॉफिट चाहिए, तो 20,000 इज द बेस प्रॉफिट यानी कि 1 साल का प्रॉफिट है। तो उसे मैं 12 महीने से डिवाइड करूंगा, 1 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 4 करूंगा, 4 महीने का प्रॉफिट मिलेगा। तो 4 मंथ्स का प्रॉफिट आ रहा है 66,666.66, 6,666.66, 6,666.66, राइट। तो पूरे साल का प्रॉफिट इज 20,000, तो 4 महीने का प्रॉफिट इज 6,666.66। अब ये पूरा का पूरा प्रॉफिट विजय को मिलेगा क्या, आंसर इज नो। तो मैं आगे कैलकुलेट कर रहा हूं विजय's शेयर ऑफ प्रॉफिट 6,666.66 मल्टीप्लाइड बाय विजय's प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 1/6। उठाऊंगा, यहां लिखूंगा 6,666.66 इंटू 1/6। कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल रहा है 1,111.11, 1,111.11, बट राउंड फिगर में उसे कहूंगा 1,111.11 को मैं इग्नोर कर रहा हूं। तो विजय को प्रॉफिट में से 1,111 हिस्सा मिलेगा। तो जो 4 महीने विजय बिजनेस में था, उन 4 महीने के लिए विजय को 1,111 रुपये मिलना चाहिए एज हिज प्रॉफिट फॉर दोज 4 मंथ्स। तो मैं साइड में नोट कर रहा हूं फॉर our understanding purpose, Vijay's share of profit up to the date of death is 1,111। मतलब मुझे विजय को इतना प्रॉफिट देना पड़ेगा। ये कहां से आया, वर्किंग नोट से आया। अब ये 1,111 रुपए में उठा के किसे दूंगा, विजय को। तो मैं आ रहा हूं फर्स्ट पेज पर।
ये 1111 उठाऊंगा एंड विजय कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1111। इज इट क्लियर? तो यहां पर एडजस्टमेंट 4 के हिसाब से हमने विजय के प्रॉफिट्स कैलकुलेट किए अप टू हिज डेथ, जो हमें मिला 1111 मैंने उठाए एंड विजय को क्रेडिट कर दिया। प्रॉफिट है तो विजय विल बी क्रेडिटेड, यस और नो? सो वी आर डन विथ एडजस्टमेंट नंबर 4। उसके लिए वर्किंग नोट भी हो गई। एडजस्टमेंट 4 के बाद एडजस्टमेंट 5 में सिर्फ उन्होंने आपको प्रॉफिट्स दिए है, तो उसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं। वही एडजस्टमेंट 5 के 4 साल के प्रॉफिट्स हमने गुडविल कैलकुलेशन के लिए यूज किया एंड अभी प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए यूज किया। सो वी आर डन विथ एवरीथिंग। अब बस हमें इन दोनों अकाउंट्स को बैलेंस करना है स्टार्टिंग विथ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस कर रहा हूं तो मुझे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिल रहा है 6000, यस और नो? हाउ मच इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? 6000। तो इस 6000 को हम 3:1 जो रेशो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है उसके बीच या 3:2:1 में हम तीनों पार्टनर्स दैट इज अजय संजय विजय में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अजय को प्रॉफिट मिलेगा 3000, 6000 में से 3000, 6000 में से 2000 संजय को मिलेंगे एंड 6000 में से 1000 विजय को मिलेगा। तो 6000, 3000, 2000, 1000 मैंने 3:2:1 में बिटवीन तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट किया। अब मेरे पास अजय एंड संजय का तो कैपिटल अकाउंट नहीं है, मेरे पास विजय का कैपिटल अकाउंट है, तो जो विजय के 1000 है वो मैं उठाऊंगा, राइट? एंड विजय कैपिटल के क्रेडिट में लिखूंगा बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 1000। इज इट क्लियर? तो 1000 जो प्रॉफिट विजय का है वो बस मैंने उठा के विजय को दिया। टोटल 6000 प्रॉफिट है, बट टोटल 6000 विजय का नहीं है, विजय का हिस्सा केवल 1000 है, वो उठा के मैंने विजय को दे दिया, राइट? तो यहां पर मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हुआ। अब मैं क्या क्लोज करूंगा? अब मैं पार्टनर कैपिटल यानी कि विजय कैपिटल को क्लोज करूंगा, बैलेंस करूंगा। तो उसके लिए विजय कैपिटल के क्रेडिट में जितने आइटम्स हैं उनकी टोटल करो, वो आ रही है 34,111, 34,111, राइट? विजय के डेबिट में जितने आइटम है उनकी टोटल करो, 0 है। विजय के डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो कैपिटल के क्रेडिट में 34,111 है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो बड़ी अमाउंट 34,111 में दोनों तरफ लिखूंगा। 34,111 मैंने क्रेडिट में लिखा एंड डेबिट में लिखा इन द टोटल कॉलम, राइट? अब मैं बैलेंसिंग करूंगा, तो क्रेडिट बड़ा है माइनस डेबिट छोटा है, तो 34,111 माइनस 0, माय बैलेंसिंग फिगर विल बी ऑन द डेबिट साइड एज 34,111। क्रेडिट बड़ा है, डेबिट छोटा है, तो बैलेंसिंग फिगर चला गया डेबिट में, राइट? तो द बैलेंस अमाउंट इन विजय's कैपिटल ऑन हिज डेथ इज 34,111। इस बैलेंस अमाउंट को हमें उसके लीगल एग्जीक्यूटर अकाउंट को ट्रांसफर करना है, तो मैं लिख रहा हूं आगे टू विजय's एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, टू विजय's एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो जो विजय का एग्जीक्यूटर है उसके लोन अकाउंट में मैं 34,111 रुपीज ट्रांसफर करूंगा एंड इन कमिंग डेज जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है संजय एंड अजय उन्हें चुका देंगे, विजय के एग्जीक्यूटर को पे कर देंगे। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा आज का क्वेश्चन दैट इज इलस्ट्रेशन 6 या सॉल्व्ड एग्जांपल 6 कंप्लीट हुआ। कल हम सॉल्व करेंगे सॉल्व्ड एग्जांपल 7। तो एज अ होमवर्क आपको सॉल्व्ड एग्जांपल 7 पढ़ना है, फॉर्मेट रेडी करना है एंड जितना खुद से सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करके रखना है। कल आने के बाद उसे डिस्कस करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर? चलो तो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैव अ गुड डे, बाय।